वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं ग्राफ्स के हम एसपीएसएस में कौन कौन से ग्राफ्स यूज़ करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्राफ्स डिफरेंट किस्म के होते हैं हमारे पास। कुछ बॉक्स प्लॉट होते हैं, कुछ हिस्टोग्राम्स होते हैं, कुछ बार चार्ट होते हैं, स्कैटर प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स प्लॉट पर। बॉक्स प्लॉट हमारे पास वो ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास एक ऐसे डेटा की समरी बताई जाती है कि उसमें मिनिमम क्या है, उसका फर्स्ट हाफ कितना है, उसका मीडियन कितना है, उसका थर्ड क्वार्टाइल कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो इस तरह के डेटा जो होता है उसके बारे में हम लोग इसको एक इमेज में और एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट हमें बेसिकली आउटलायर्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से आउटलायर्स हैं, डेटा हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं है, हमारा डेटा कितना ज़्यादा टाइटली ग्रुप्ड है कि बहुत नज़दीक नज़दीक वैल्यूज़ हैं या ज़्यादा दूर दूर वैल्यूज़ हैं, इस बारे में हमें बताता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि हमारा डेटा स्क्यूड है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल खोलते हैं हम। ठीक है, साथ साथ में अब आपको प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग कोई भी डेटा रैंडमली डेटा फाइल जिस डेटा पर आप ग्राफ्स बनाना चाहते हैं, यहाँ अगर आप टॉप बार में देखें तो हमारे पास ग्राफ का ऑप्शन आया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे फॉर ग्राफ्स तो हमारे पास लिगेसी डायलॉग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिगेसी डायलॉग जैसे इस पर मैं एरो लेकर आऊँगी तो आगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें देखें बहुत से बार हमारे पास दिए हुए इन्होंने। अभी हम पढ़ रहे हैं बॉक्स प्लॉट, तो ये रहा बॉक्स प्लॉट। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक अलग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, सिंपल या क्लस्टर्ड। मोस्टली हम लोग सिंपल करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पे क्लिक करके डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे ही डिफ़ाइन करेंगे तो मेरे पास एक नया ऑप्शन दे देगा जिसमें वो कहेंगे कि अपने वेरिएबल्स डालें। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, एक कैटेगरी एक्सेस है। तो वेरिएबल में हम लोग अपना कॉन्टीन्यूअस डेटा डालेंगे। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस डेटा जो हमारे पास वो डेटा होगा जिसमें हमारे पास मतलब नंबर्स की फॉर्म हो जो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, उसको हम डालेंगे वेरिएबल में। ठीक है, तो ये देखिए एक हमारे पास स्केल था सेल्फ एफिकेसी, उसके टोटल स्कोर्स मैंने डाल दिए हैं वेरिएबल बॉक्स में। और कैटेगरी एक्सेस में मैं वो वाला डालूंगी जिसकी कैटेगरीज होंगी, जैसे कि मैरिटल स्टेटस ले लेते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरीज बनी हुई हैं कि मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं। ठीक है, तो इसकी कैटेगरीज हैं, तो इनको मैं डालूंगी कैटेगरी एक्सेस में। उसके बाद हम जाते हैं ऑप्शन में, हमारे पास कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ओके क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ग्राफ की इमेज जो है वो दे देगा। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये हमें ये बता रहा है कि अनमैरिड में हमारे पास सेल्फ एफिकेसी के जो स्कोर्स हैं वो ये देखें 10 और 20 का ये जो स्केल दिया हुआ है इन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम 13 से 15 और फिर 15 से 17। तो ये हमें ये बता रहे हैं कि 13 से 17 के दरमियान में मोस्टली अनमैरिड लोगों ने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज इस एरिया में दिए हैं और मैरिड ने यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये हमें साथ साथ ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स भी बना हुआ है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि अनमैरिड के हमारे पास टोटल 270 लोगों ने डेटा फिल किया था और मैरिड में 130 लोगों ने फिल किया था। ठीक है, मिसिंग कुछ नहीं है हमारे पास, और जिसके स्टैट्स इन्होंने हमें यहाँ नीचे मैंशन कर दिए हैं। सो नेक्स्ट जो ग्राफ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो डेटा सेट होता है उसका कॉन्टीन्यूस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डेटा पे हम लोग हिस्टोग्राम रन करते हैं कि उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस जो डेटा है उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी कैसी है। ठीक है, कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें स्क्वीनेस कितनी है और उसका आउटलायर कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को हिस्टोग्राम से पता चल जाती हैं। उसके लिए भी वही प्रोसीजर है, डेटा सेट पर जाएंगे हम, सबसे पहले ग्राफ में जाएंगे, लेगेसी डायलॉग, और यहाँ लास्ट में अगर आप देखें तो हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम के लिए अब देखें मैंने कहा कॉन्टीन्यूस डेटा, तो कॉन्टीन्यूस डेटा जो है हमारे पास ये जो आइटम्स हैं ना जिस पर रिस्पॉन्सेज मिले हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा ये कॉन्टीन्यूस डेटा है। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर
जो डास हमारा स्केल है, ठीक है, वो वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। उसका कॉन्टीन्यूस जो हमारे पास उसके रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम लोग देखते हैं कि उसमें किस हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है, और इस तरह की चीज़ें। और ये जो बॉक्स बना हुआ है नॉर्मल कर्व का, इसको टिक किया है मैंने, ठीक है, ताकि कर्व से हमें पता चल जाए कि उसकी वो स्क्यूड तो नहीं है। अगर कर्व लेफ्ट होगा तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड, आई थिंक सो। और उसके जैसे ही हम लोग इन चीज़ों को टिक करेंगे वो हमें पता चल जाएगा उससे न कर्व की वजह से। अब हम ओके क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ये आप देखें कि कर्व जो है वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब ये कि ज़्यादा ना लेफ़्ट है ना ही ज़्यादा राइट है, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डेटा। और ये जो ज़्यादा वैल्यूज़ आई मैंने एकदम 60, ये हमें बता रहे हैं कि ये इसके आउटलायर्स हैं, कि एकदम वैल्यू जो है वो नॉर्मल रहते रहते बहुत ज़्यादा हो गई है, सही है। तो ये हम लोगों को यहाँ से हिस्टोग्राम से पता चल जाता है ईजीली। हिस्टोग्राम के बाद हम पढ़ते हैं बार चार्ट के बारे में, ठीक है, और फिर पाई चार्ट के बारे में। तो बार चार्ट के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम में फ़र्क क्या है। तो हिस्टोग्राम हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा पर यूज़ होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जबकि बार चार्ट हमारे लिए ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा सेट पर यूज़ होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रखना है कि बार चार्ट हमारे पास ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा सेट पर यूज़ होता है। उसके लिए भी वही प्रोसीजर है, हम अपने डेटा सेट पे जा रहे हैं, ग्राफ, लेगेसी, डायलॉग, और टॉप पर है बार चार्ट। अब हमारे पास 3 किस्म के उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लस्टर भी है, स्टैक भी है, लेकिन अभी हम सिंपल करते हैं, उसके बाद हम क्लस्टर और स्टैक पे जाएंगे। इसको डिफाइन करती हूँ, और यहाँ कैटेगरी एक्सेस में मैं ड्यूटी शिफ्ट डाल देती हूँ, ठीक है, कि हमारे पास ड्यूटी की जो शिफ्ट है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट वाली जो शिफ्ट है, उसके अंदर उसके कोई डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, आउटलायर्स और स्क्यूनेस के बारे में हमें पता चले। तो यहाँ पर मैं ड्यूटी शिफ्ट को इस एरो की मदद से यहाँ ले आई हूँ, साथ ओके क्लिक करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास नीचे ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखें आप, हमारे पास ये बार चार्ट्स हैं, ये देखें हमारे पास बार्स बने हुए हैं अलग अलग, और ये हमें बता रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास ज़्यादा हैं, इवनिंग में कम है, और नाइट में बिल्कुल ही कम लोग हैं, सही। तो ये हमारे पास ये बता रहे हैं कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है इन वेरिएबल्स की। अब हम करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारे पास बेसिकली ये बार चार्ट होता है, लेकिन बार चार्ट में हमारे पास एक्चुअली बार्स बने हुए होते हैं इस तरह। पाई चार्ट में हमारे पास सर्कल में ग्राफ मौजूद होता है, जो कि मैं भी बताऊंगी आपको। दोबारा से हम जाते हैं ग्राफ, लेगेसी, डायलॉग, और यहाँ पे ये पाई दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगी, ओके डिफाइन किया। और यहाँ पे हम लोगों ने भी ड्यूटी शिफ्ट का किया था, तो मैं उसी पे बता रही हूँ आपको। ड्यूटी शिफ्ट को इस एरो की मदद से डिफाइन स्लाइसेस बाय के थ्रू यहाँ लेकर आऊँगी और ओके करूँगी। तो ये आप देखें कि इन्होंने हमें बता दिया कि मॉर्निंग में ये ब्लू मॉर्निंग है, ग्रीन इवनिंग है, और क्या कह सकते हैं उसको, स्किन जो है वो नाइट है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा है कि मॉर्निंग में हमारे पास डेटा ज़्यादा है, इवनिंग में इतने लोगों ने रिस्पांस दिया है, और नाइट में इतने लोगों ने रिस्पांस दिया है। तो बार भी हमें यही बता रहा है, बार चार्ट भी हमें यही वैल्यूज़ बता रहा है, ठीक है। लेकिन पाई वैल्यूज़ में हमारे पास ज़रा शेप चेंज हो गई है। दोनों हमें बताता बिल्कुल एग्जैक्टली वही है कि बार चार्ट और पाई चार्ट जो हैं वो दोनों हमारे पास, बस सिर्फ उनकी शेप का फ़र्क है, वैल्यूज़ हमें क्लियरली बताते हैं दोनों की। जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है मल्टीपल बार चार्ट। बार चार्ट का मैंने अभी आपको बताया, उसमें सिंपल के बारे में बताया। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है क्लस्टर और स्टैक के बारे में, ठीक है। क्लस्टर और स्टैक में हमारे पास दोनों में मल्टीपल जो डेटा होता है वो आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उनको कंपेयर करते हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट में हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट हों और उनको कंपेयर कर रहे हों, तो हम लोग मल्टीपल बार चार्ट यूज़ करते हैं। मल्टीपल बार चार्ट यूज़ करने के लिए भी वही प्रोसीजर है जो कि हम लोगों ने यूज़ किया है बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट के लिए। तो मैं अभी आपको डेटा के थ्रू जाके बता देती हूँ। दोबारा से हम ग्राफ में जाएंगे, लेगेसी डायलॉग में जाएंगे और बार चार्ट में, क्योंकि मल्टीपल बार चार्ट है इसलिए हम बार चार्ट में जाएंगे। और यहाँ पे अब क्लस्टर्ड भी है और स्टैक्ड भी है, ठीक है। दोनों में हमारे पास प्रोसीजर सेम ही रहेगा। क्लस्टर में ये है कि दोनों इस तरह
एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, कंपेयर साथ साथ हो रहे होंगे, और स्टैक्ड में हमारे पास आगे पीछे होकर स्टैक्ड हुए हुए होंगे। ठीक है, क्लस्टर्ड का जो है वो कंपेयरिंग ज़्यादा मुझे इजी लगता है, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं तो कंपेयर करना इजी होता है, तो मैं क्लस्टर्ड टिक करती हूँ। ठीक है, इसको डिफाइन करती हूँ। कैटेगरी एक्सेस में मैं डालती हूँ ड्यूटी शिफ्ट। ठीक है, और क्लस्टर्स, डिफाइन क्लस्टर्स में मैं डाल देती हूँ, मतलब जो हमारे पास दूसरा जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, बल्कि ऐसा करते हैं कि जेंडर को कैटेगरी एक्सेस में डाल देते हैं और क्वालिफिकेशन को हम डाल देते हैं क्लस्टर्स बाय में। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स को मैं आपस में कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं और इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, और मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर देती हूँ। सही, तो अब आप यहाँ पर हमारे पास देखें कि जो ब्लू हमारे पास है वो है क्वालिफिकेशन वाइज अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, और ग्रीन जो है वो नर्सेज हैं। तो मेल्स डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं और मेल नर्सेज हमारे पास कितने हैं। ठीक है, इसी तरह फीमेल डॉक्टर्स कितने हैं और फीमेल नर्सेज कितनी हैं। सही, तो हमें ये कंपेयर करके बता रहा है 2 डेटा सेट्स के बारे में कि वो किस तरीके से हम लोग उसको उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, कौन सी चीज़ किस में ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास क्लस्टर्ड। ठीक है, अब मैं स्टैक्ड वाला भी आपको बता देती हूँ। दोबारा से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और स्टैक्ड पे टिक करूँगी। फाइन, कैटेगरी एक्सेस में दोबारा से मैं जेंडर डाल देती हूँ और स्टैक्स बाय में मैं डाल देती हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ये देखें दोबारा से हमारे पास जो है डेटा जो टेबल बना है वो हमें वही बता रहा है कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, मेल डॉक्टर्स इतने हैं और मेल नर्सेज इतने हैं, जबकि फीमेल डॉक्टर्स और फीमेल नर्सेज का कंपैरिजन भी बताया हुआ है, लेकिन साथ साथ की जगह ऊपर नीचे या आगे पीछे रख के बताया हुआ है, जबकि इसमें साथ साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट। सो नेक्स्ट ग्राफ जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट जो है वो हमारे पास नाम से पता चल रहा है स्कैटर। ठीक है, डिफरेंट डॉट पॉइंट्स होते हैं जो कि स्कैटर हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि ये हम लोग का जो रिलेशन है वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली स्कैटर डायग्राम जो होती है वो हम लोग न्यूमेरिकल डेटा पर पेयर्स जब स्पेशली होते हैं उसके, ठीक है, तो हम लोग स्कैटर डायग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली चीज़ चेक कर रहे होते हैं वो होता है रिलेशनशिप। 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लाइन के नज़दीक होंगे, और अगर कोरिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो वो पॉइंट के जो लाइन के नज़दीक वाले पॉइंट्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली नज़दीक होकर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसकी कोरिलेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, इस तरह इसलिए हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। कहते हैं हम स्कैटर प्लॉट कब यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास पेयर्ड न्यूमेरिकल डेटा होता है, जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हों। ठीक है, तब हमारे पास तब हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब हम ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि 2 वेरिएबल आपस में डिटरमाइन हैं या नहीं है। ठीक है, डेटा सेट पे जाते हैं तो वहाँ पे मैं चेक करूँगी, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वही प्रोसीजर है, ग्राफ, लेगेसी डायलॉग, और यहाँ पे सेकंड लास्ट मौजूद है हमारे पास स्कैटर या डॉट, इस पर क्लिक किया। वैसे तो बहुत से ऑप्शंस हैं पर हम फिलहाल सिंपल स्कैटर को टिक करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनमें से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब वेरिएबल के लिए हमारे पास जब 2 वेरिएबल्स हों, ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूअस हों और पेयर हों, सही, न्यूमेरिकल डेटा हो, तो मैं चेक करती हूँ कि स्लीप डिप्रिवेशन जो है उसको मैं वाई एक्सिस पर डाल देती हूँ और देखती हूँ कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो हमारा डास वाला स्केल है उसको मैं एक्स एक्सिस पर डाल देती हूँ और मैं ये चेक करती हूँ कि स्लीप डिप्रिवेशन का इनके साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ग्राफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसमें अब यहाँ से हमें पता चल रहा है
कि ये जो बहुत ज़्यादा नज़दीक वाली वैल्यूज़ हैं ना हमारे पास, ये एक अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो देखें लाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ये। इसका मतलब कि ये कुछ हद तक इनका आपस में कोई रिलेशन है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है स्कैटर प्लॉट का ग्राफ, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ डास और स्लीप डिप्रिवेशन का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो कुछ हद तक आपस में कोरिलेटेड हैं। तो इसके साथ ही हम लोगों ने आज ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने बॉक्स प्लॉट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हिस्टोग्राम के बारे में, और फिर बार चार्ट के बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने पाई चार्ट भी ड्रॉ किया, और उसके साथ हमने मल्टीपल बार चार्ट के बारे में भी पढ़ा कि मल्टीपल बार चार्ट और सिंपल बार चार्ट में फ़र्क क्या है, और मल्टीपल बार चार्ट में क्लस्टर्ड और स्टैक्ड के बारे में भी आपको डिफरेंस बताया। और लास्ट में हमने स्कैटर प्लॉट के बारे में पढ़ा कि स्कैटर प्लॉट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वक्त पर जवाब दे सकूं। और अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो का तो वो भी मुझे काइंडली बताइएगा। Thank you so much for your today's time, and hope you enjoyed the video. Thank you so much.